दर्ज कर दी गई है। एक्चुअली क्या है कि जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है दहेज प्रताड़ना की, ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि कि पूरा का पूरा जो परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है इसमें पिसता रहे और ट्रायल फेस करता रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ में थाने से कोई 498 का दहेज प्रताड़ना के संबंध में अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ में 498 दहेज प्रताड़ना का अगर कोई वाद कोर्ट में अगर दाखिल कर देती है कि साहब एफआईआर के लिए आदेश किया जाए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे। और अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग अपने दोस्तों तक ये जानकारी जरूर शेयर करें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। काश ये जो अतुल सुभाष का जो मैटर चल रहा है, अगर इसमें अगर सही तरीके से अगर उसको जानकारी होती कानून के मामले में कि इन मुकदमों से कैसे बचना है, कैसे कार्रवाई करनी है, तो शायद इस तरीके का वाकया नहीं आता। बहुत लोग हैं हमारे वीडियो देख के मजबूत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं और हमसे विचार विमर्श करते हैं, और मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। तो आप लोगों के साथ में अगर इस तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, गलत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एक्चुअली क्या है कि जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है दहेज प्रताड़ना की, ये सिर्फ एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि कि पूरा का पूरा जो परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार जो है इसमें पिसता रहे और ट्रायल फेस करता रहे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की गई थी कि 7 साल से कम कम क्राइम में किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मेजर इंजरी है या कोई इस तरीके का कोई वाकयात हो गया है तो उसके लिए गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा कि आखिर में क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। तो आमतौर पर देखा गया है कि जो 498 की जो एफआईआर दर्ज होती है, उसकी एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर में 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन हम लोग जब नोटिस लेते हैं तो हम लोग नोटिस में एक गलती कर देते हैं कि नोटिस के नीचे हम लोग डेट नहीं डालते हैं जिस दिन रिसीव करते हैं। ये डेट हमें डालनी चाहिए, जिससे कि ये पुख्ता हो जाता है कि ये नोटिस जो है ना वो हमें किस दिन गया। यहाँ पे आईओ क्या, आईओ चालाकी कर देता है, आपके साइन तो करा लेता है लेकिन उसमें डेट मेंशन नहीं करता है, और आपके घर पे जाके आपको नोटिस दे जाता है और उस नोटिस में लिखा होता है कि संबंधित इस डेट को आप संबंधित थाने में आके अपने बयान दर्ज कराइए, या जो भी साक्ष्य पेश करिए, या जो भी होता है। साक्ष्यों के नाम पर, सबूत के नाम पर, बयान के नाम पर आपको बुलाया जाता है थाने के अंदर, लेकिन नोटिस आपके घर पे ही आपको दे दिया जाता है जब मौका नजरा नक्शी से बनाने के लिए पुलिस आपके घर पे जाती है। तो ये साफ तौर पर इस नोटिस का वायलेशन है। तो ऐसी ही चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं कि 498 के केस में किस तरीके से आपको मूव करना है। जैसे ही आपके खिलाफ अगर थाने में कोई एफआईआर अगर दर्ज हो रही है, तो आपको तुरंत क्या करना है कि संबंधित न्यायालय में जाना है और वहां से सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है, और आप ऑनेबल हाई कोर्ट में जाके इसकी क्वैशिंग की मांग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वैधानिक इसमें गलतियां हैं, कोई लीगलिटी फॉल्ट है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेट में जा सकते हैं। आपके खिलाफ में चार्जशीट फाइल करी जा रही है, आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, आप लोग नोटिस पे साइन कर रहे हैं। आपको 2 हफ्ते के अंदर, एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर अगर आपको नोटिस नहीं दिया गया है, तो आपको आईओ को बताने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि चार्जशीट किस दिन पेश हो रही है और चार्जशीट पे मजिस्ट्रेट द्वारा क्या संज्ञान लिया जा रहा है। जैसे ही मजिस्ट्रेट द्वारा चार्जशीट पे संज्ञान लिया जाए, तो चार्जशीट का कॉपी और संज्ञान आदेश उठा के आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में यहाँ पे भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि चार्जशीट और केस डायरी जो है पूरी की पूरी क्वेश्चन करने की आप मांग कर सकते हैं। इसके बाद में अगर
आपके खिलाफ में अगर कोई चार्ज फ्रेम हुए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे खिलाफ में जो चार्ज फ्रेम हुए हैं वो गलत हुए हैं, आपसे साइन करा लिए जाते हैं, एक चार्ज के लिए आदेश कर दिया जाता है और साइन करा लिए जाते हैं अदालत में कि अ, आपने इस तरीके का कोई अपराध नहीं किया है, आप ट्रायल फेस करना चाहते हैं, तो आप चार्ज के खिलाफ भी आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ये 3 स्टेज है जिनके आधार पर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वेश्चन की मांग कर सकते हैं। एफआईआर के आधार पर, चार्जशीट के आधार पर और चार्ज फ्रेम के आधार पर। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ में चार्जशीट पे गलत तरीके से संज्ञान ले लिया गया है और नोटिस आपके पास आया है, कभी कभार क्या होता है कि नोटिस नहीं आता है, जब नोटिस नहीं आता तो हमें जानकारी नहीं मिल पाती है और अधिकांश ये छुपाने का प्रयास किया जाता है और ताकि कि बीडब्ल्यू निकल जाए, एनबीडब्ल्यू गिरफ्तारी वारंट वगैरह निकल जाए, जिससे कि पूरा परिवार जो है वो अपनी जमानत करवाए परेशान परेशान हो। इसलिए जैसे ही आपके खिलाफ में सम्मन का आदेश हो, आप उस सम्मन के आदेश को उठा के आप रिवीजन में भी अपने सेशन न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके खिलाफ में अगर कंप्लेंट केस अगर 498 के तहत में अगर दाखिल किया जा रहा है अदालत में, तो उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं ले सकते हैं तब तक कि जब तक कि कोई आदेश न्यायालय पारित ना कर दे। यहाँ पे कंप्लेंट केस होगा, कंप्लेंट केस में अगर एफआईआर की मांग की जा रही है तो उसमें पुलिस के लिए आवेदन जाएगा न्यायालय से कि इसमें रिपोर्ट दी जाए। पुलिस जो है ना उसमें अपनी रिपोर्ट दे देती है, उसमें बहस होता है, उसके बाद में मजिस्ट्रेट का विवेकाधिकार है कि वो एफआईआर के कंटेंट बनते हैं कि नहीं बनते हैं, एफआईआर करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि सुखवासी लाल का ऑर्डर देते हुए उसमें मेंशन करते हुए वो क्या करते हैं, एज अ कंप्लेंट उसको ट्रीट कर लेते हैं। जब कंप्लेंट जब होता है तो सीआरपीसी 200 के बयान होते हैं, 202 के बयान होते हैं, 204 में जो अभियुक्त गण है पति पक्ष है उनको तलब किया जाता है। जैसे ये तलबी का आदेश होता है ना, इस आदेश के खिलाफ में आप रिवीजन में भी जा सकते हैं, इस तलबी के आदेश के खिलाफ में आप हाई कोर्ट में भी आप क्वेश्चन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल ग्राउंड हैं जिसमें कि मैंने बताया कि पुलिस जब भी कोई एफआईआर दर्ज करती है तो धारा 3/4 में एफआईआर दर्ज कर देती है। धारा 3 का स्पष्ट मतलब है कि दहेज लेने और देने का जुर्म, और धारा 4 का मतलब है कि दहेज की मांग। जब तक धारा 4 दहेज प्रतिशत अधिनियम साबित नहीं होगी तब तक 498 की जो प्रताड़ना है, जो दहेज प्रताड़ना है ना, वो साबित नहीं होती। और दहेज प्रताड़ना जो है 498 है स्वयं में एक प्रताड़ना है जिसके अंदर की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना आती है। और लेकिन पुलिस क्या करती है, 323 आईपीसी का क्राइम बनाते हुए इंडिपेंडेंट धारा और उसमें साथ में जोड़ देती है। ये पूरी तरीके से इलीगल है। 506 में 2 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंपाउंडेबल है जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, दूसरा जो है वो नॉन कंपाउंडेबल है जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन पुलिस जब अपनी चार्जशीट फाइल करती है तो ये जस्टिफाई नहीं करती है कि आखिर में जो 506 में जो सेक्शन है वो फर्स्ट सेक्शन बन रहा है या सेकंड सेक्शन बन रहा है। ये आपका एक बहुत बड़ा एक फॉल्ट हो जाता है, लेकिन अदालत क्या है इसको नजरअंदाज करती है और आपके खिलाफ में संज्ञान ले लेती है। तो इस लीगल पॉइंट्स के आधार पर आप अदालत में मूव कर सकते हैं, क्वेश्चन करा सकते हैं इस एफआईआर को, इस चार्जशीट को। अगर आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि अधिकांश लोग जो है ना वो दहेज प्रताड़ना के मामले में परेशान हैं। और इसी तरीके से सीआरपीसी 125 डोमेस्टिक वायलेंस के केस में लोग मिथ्या एफिडेविट दाखिल करके अपने हक में भरण पोषण आदेश या कोई भी इंटरिम आदेश या कोई किसी भी तरीके का आदेश लेने के लिए मूव करते हैं और हम लोग इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करें। और 500 रुपये 15 मिनट के लिए मैंने कॉलिंग का चार्ज रखा हुआ है अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है। लेकिन क्या है कि आप लोग जो केस जो चल रहे हैं उनकी सबकी प्रोसीडिंग अलग अलग अदालतों में चल रही है, तो अलग अलग तरीके से किस केस की प्रोसीडिंग किस तरीके से चल रही है और क्या क्या हो रहा है आपके साथ में, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके लिए हमने केस स्टडी का 2,000 रुपये प्रति केस का रखा हुआ है। अगर आप लोग अगर राहत पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि हम किसी काम आ सकते हैं तो आप लोग हमें
इसी नंबर पर जो नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं केस स्टडी के लिए, और इसी नंबर पे हमें आप यूपीआई भी कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें, क्योंकि डायरेक्ट कॉल जो है वो डायरेक्टली वार्ड हो जाएगी, और अननोन कॉल्स जो है ना उस पर हर किसी का जवाब देना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग इस तरीके के फर्जी मुकदमों की पेशबंदी में फंसे हुए हैं, एक जजमेंट बता रहा हूँ, गीता मल्होत्रा का एक जजमेंट है, बहुत पॉपुलर जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ पति को ही आरोपी बनाया जाएगा, बाकी परिवार वाले जो लोग जो हैं उनको आरोपी नहीं बनाया जाएगा। ये बहुत पॉपुलर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि केवल पति को ही आरोपी बनाया गया और बाकी पति के जो परिवार वाले हैं उनको सबको निकाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे लीगल फॉल्ट्स होते हैं जब पुलिस चार्जशीट लगाती है। अब ये लीगल फॉल्ट्स क्या है, ये आपके कागज, आपके पेपर, आपके केस के पेपर देखने के बाद, आपके एविडेंस देखने के बाद ही बताना संभव हो सकता है। अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग इसी नंबर पे आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन परमिशन लेने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद। धन्यवाद।